हालचाल आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझेंगे। रिप्रोडक्शन होती क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक एक फार्म है। ठीक है, तो फार्म में मुर्गी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मुर्गी थी, उस मुर्गी ने अंडे दिए, उस अंडे से नए चूजे निकले। अब वो चूजे जो निकले उन्होंने आगे और मेटिंग की और उस मेटिंग से और अंडे आए। अब उन अंडे से और चूजे निकले। अब इस चीज से क्या हुआ कि मुर्गी तो पहले एक थी लेकिन अंडे शायद 3 हो सकते हैं। ठीक है, शायद 3 अंडे हो सकते हैं। अब उन अंडों में से 3 चूजे निकले। अब उन 3 चूजों में से किसी एक चूजे ने भी अगर अंडे दिए तो उसने भी आगे 3 अंडे दे दिए। ठीक है, अब उन आगे 3 अंडों में से किसी 2 चूजों ने और अंडे दे दिए तो उससे क्या हो गया, जो मुर्गी थी उसकी जनसंख्या बढ़ गई, है ना। जो मुर्गी थी उसकी जनसंख्या बढ़ गई। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं इन द सेंस जनसंख्या बढ़ाते हैं। अब रिप्रोडक्शन के दो दो मेनली क्या है, दो मेनली पार्ट्स है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स पार्ट लेते हैं। अब इसको फर्दर आगे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हमने पहले बोला था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेगा, सिर्फ और एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो चीज है वो है हमारे पास फीजन। अब फीजन क्या हुआ? फीजन एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी एक चीज से 2 चीजें बन रही है। मान लो एक चीज है, ठीक है, मान लो एक चीज है, उसको काट कर 2 चीजें बनाई बनाई जा रही है तो उसे बोला जाएगा फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन वो होता है जहां पर 2 चीजों को मर्ज करके एक चीज बनाई जा रही है। अब ये जो फ्यूजन है ये रिप्रोडक्शन मेथड है अमोइबा का। ये रिप्रोडक्शन मेथड है अमोइबा का। अब अमोइबा में क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि अमोइबा सबसे पहले इसको हम पेरेंट अमोइबा कहते हैं। सेकंड में क्या होता है कि जो पेरेंट अमोइबा है वो जो है आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि ये इस प्रकार से टूटना शुरू हो जाएगा। अब ये जब टूटेगा तो ये 2 बराबर भागों में टाइप ऑफ एक टूट जाएगा। अब ये जब 2 बराबर भागों में टूट जाएगा तो वो 2 बराबर भाग जो है अलग पर्सनैलिटी के बन जाएंगे। यानी कि ये अलग अमोइबा बन जाएगा, ये अलग अमोइबा बन जाएगा। स्टार्टिंग में एक अमोइबा था, उससे आगे 2 अमोइबा बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग अमोइबा था उसे बोला गया पेरेंट अमोइबा। और उसके बाद जो हमारे पास एंड में आए, एंड में जो 2 अमोइबा आए उनको बोला जाता है 2 डॉटर सेल्स। उनको क्या बोला जाता है? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स, ठीक है, डॉटर सेल्स। अब सबसे पहले फिजन में क्या है? फिजन है किसी भी एक चीज से 2 चीज बनना। एक चीज से डिवीजन हो करके जब 2 चीजें बनती है उसको बोला जाता है फिजन। ठीक है, और फिजन किस में यूज होता है? फिजन होता है हमारे पास अमोइबा का एक मेथड। सेकेंड आया हमारे पास बर्डिंग। अब बर्डिंग अगर तुम ध्यान दो तो बर्डिंग भी एक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बर्डिंग जो है ना, अब जैसे यहां पर हमारे पास हाइड्रा है। अब हाइड्रा क्या होता है ना, इसके साथ क्या होगा? मान लो एक ऐसा प्लांट है, ये कुछ इस प्रकार का प्लांट है। अब ये प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा इन द सेंस इस प्लांट के बॉडी पार्ट पे एक बर्ड आना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। धीरे धीरे ये बर्ड क्या होगा? ये बर्ड जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते 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 ये क्या हो जाएगा? एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? हमारे पास स्टार्टिंग में था तो हाइड्रा ही, लेकिन हाइड्रा ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसकी वजह से हमारे पास एट एंड हमारे पास कितने हैं? 2 हाइड्रा मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट हाइड्रा था। ठीक है, पेरेंट हाइड्रा था। पेरेंट हाइड्रा में हमारे पास क्या हुआ कि एक बर्ड आना शुरू हो गया। बर्डिंग क्या होता है कि बॉडी पार्ट है उससे एक बर्ड निकलना है। यहाँ से यानी कि तुम ये रख लो कि एक बॉडी पार्ट है वहां से एक नया बॉडी पार्ट क्रिएट होना। अब वो बॉडी पार्ट क्या है? धीरे धीरे वो बॉडी पार्ट ग्रोथ पकड़ता है। अब जो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ता है तो वो कुछ डेवलपिंग बर्ड में पहुंच जाता है। अब जब डेवलपिंग बर्ड में पहुंचता है
ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो धीरे 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 करके एक न्यू बर्ड में पहुंच जाएगा। अब वो न्यू बर्ड एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर लगभग एक नया हाइड्रा फॉर्म हो चुका होता है। अब विद इन अ डेज क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यू बर्ड फॉर्म होता है, ये न्यू बर्ड अलग हो करके एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो सबसे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा अमोइबा में फिजन, यानी कि किसी एक चीज से दो इंडिविजुअल्स बनना। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बर्डिंग। बर्डिंग में क्या है कि अपने एक बॉडी पार्ट से बर्ड निकलना और उस बर्ड की एक ऐसी ग्रोथ जिससे एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजेनरेशन एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन। अब इसमें क्या होता है ना, रीजेनरेशन एंड फर्मेंटेशन में हमारे पास मान लो कोई प्लांट है, या चलो प्लांट ही मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी ऑर्गन का वापस बन जाना और कोई दो इंडिविजुअल्स बन जाना। मान लो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये भी लगभग हाइड्रा में होता है। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा पे हमारे पास बर्डिंग भी होती है, लेकिन अगर हम हाइड्रा को यहाँ बीच से काट देते हैं, हाइड्रा को यहाँ बीच से मैंने काट दिया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कटा हुआ हाइड्रा बच गया, यहाँ पर एक अलग पार्ट बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपर वाला पार्ट है ये पार्ट अपना एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है। और एक जो लोअर वाला पार्ट है अपनी एक अलग ग्रोथ पकड़ेगा, ये अपनी एक अलग ग्रोथ पकड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि आगे थोड़े समय बाद क्या होगा, इसके बाद कि आगे इसमें एक नया हाइड्रा दो इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर तुम इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में हमारे पास एक हाइड्रा है, चलो बढ़िया। अब इसमें क्या किया हमने, इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया। अगर इसको कट कर दिया तो मेनली क्या होना चाहिए था कि एक पार्ट डेड हो जाता है और एक पार्ट जो है वो सर्वाइविंग में रहता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट ही सर्वाइविंग में आ जाते हैं और दोनों ही अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। यानी कि ये पार्ट भी ग्रोथ करेगा और ये पार्ट भी ग्रोथ करेगा और कुछ समय बाद ये दोनों पार्ट ही एक नया हाइड्रा बन जाएंगे। और वही चीज अगर इन दोनों पार्ट को हम फिर से काट देते हैं तो ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब इस स्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि हमारे पास मान लो तुमने अगर मशरूम या कोई ऐसी फंगस वाली चीजें देखी होगी, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पर अगर तुम इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को अगर तुम देखते हो तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ बीज तुम मान लो, क्या सीड्स तुम मान सकते हो। ठीक है। अब ये सीड्स को स्पोर बोला गया। अब ये स्पोर जब नीचे गिरेंगे तो उससे एक क्या होगा, नया नया ग्रोथ होगी एक नए इंडिविजुअल की, एक नए इंडिविजुअल की। लाइक जैसे हमारे पास एक सड़ी हुई लकड़ी है, एक सड़ी हुई लकड़ी है, उसमें हमारे पास फंगस आ गया, उसमें हमारे पास फंगस आ गया और 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वो फंगस जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 में बन गया। तो वो कैसे हुआ, उसने कोई रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं की, उसने रिप्रोडक्शन की है एसेक्सुअल, यानी कि उसमें जो है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शुरू हो गई। स्पोर्स के थ्रू क्या हुआ, स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन शुरू हो गई। मान लो यहाँ से स्पोर्स ने शुरू किया और यहाँ पर रिप्रोडक्शन नए मशरूम्स की शुरू हो गई। इनको फंगस बोलो मशरूम बोलो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, नए स्पोर्स की शुरू हो गई। ये है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास होता क्या है, मेनली अगर हम ध्यान दें तो स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास नया इंडिविजुअल किस प्रकार से बनेगा, स्पोर गिरने से। ठीक है। जैसे यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर हमारे पास है कि ये मान लो जी, जो ये हमारे पास मशरूम है ये बर्स्ट करता है। ठीक है। अब ये बर्स्ट करता है तो इसके अंदर से टाइप ऑफ बीज टाइप हमारे पास आएंगे। अब वो बीज जो है इस पूरी लकड़ी में फैल जाएंगे। हमने क्या ली हुई है, सड़ी हुई लकड़ी। ठीक है। अब इस पूरी लकड़ी में फैल जाएंगे और इसी लकड़ी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेंगे और एक नई ग्रोथ का शुरुआत कर देंगे, एक नई ग्रोथ का शुरुआत कर देंगे। अब इसमें अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंगस था, इस जो लकड़ी है इसके ऊपर हमारे पास सिर्फ एक फंगस था। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसने क्या किया, इसने स्पोर फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से लकड़ियों पर इसके जैसे अनेकों इंडिविजुअल्स आ गए, इसके जैसे अनेकों इंडिविजुअल्स आ गए। अभी तक हमने एसेक्सुअल में क्या पढ़ा, एक हमने फिजन पढ़ा, एक हमने बर्डिंग पढ़ा, ठीक है, और एक हमने पढ़ा रीजेनरेशन, जो मतलब अगर हम उसको काट देते हैं किसी भी चीज को वापस जनरेट हो जाती है दो अलग इंडिविजुअल्स में। और एक अभी पढ़ा हमने स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। अब आती है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब तुम सोचोगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। देखो, अगर तुम्हारे घर पे आलू है तो आलू में अगर तुम आलू को थोड़े टाइम के लिए पानी में रखो और उसको बाहर निकालो तो उसमें एक फॉर्मेशन होती है आई फॉर्मेशन। आई इन द सेंस, मान लो हमारे पास आलू है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एकदम ठीक आलू है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, यहां से
कुछ इस प्रकार का एक घास टाइप, तुम घास बोलो उस वैसे उसको आई बोला जाता है, वो निकलती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो आई है, अगर तुम इस आलू को कहीं यूज नहीं कर रहे हो तो ये आई जो है ग्रोथ पकड़ती है, क्या करती है, ग्रोथ पकड़ती है, और धीरे धीरे करके एक नए इंडिविजुअल की तैयारी पे लग जाती है। ठीक है, तो अगर तुम इस आलू को जमीन के अंदर गाड़ देते हो, तो ये सिर्फ इस स्पोर फॉर्मेशन से एक नया प्लांट बना देगी, एक क्या बना देगी, नया प्लांट बना देगी। और ये जो आलू है इसकी रूट्स में और ज्यादा पोटैटोस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, और ज्यादा पोटैटोस आ जाएंगे। अब इधर से हमारे को क्या पता चला कि आलू हमारे पास सिर्फ एक था, ठीक है, एक पोटैटो था। अब उस एक पोटैटो की वजह से क्या हुआ कि उस एक पोटैटो में जो है हमारे पास बर्डिंग हुई। अब जब बर्डिंग हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे पास एक न्यू प्लांट आया। अब जब न्यू प्लांट आया तो उस न्यू प्लांट की रूट्स में क्या आया, उस न्यू प्लांट की रूट में अनदर इंडिविजुअल्स पैदा होने लगे, इन द सेंस आलू उगने शुरू हो गया। ठीक है, आलू क्या हो गया, उगना शुरू हो गया। हमारे पास इसका एक और एग्जांपल है, अगर तुम प्याज लो, ठीक है, ऑनियन का एग्जांपल ले लो, तुम जिंजर का एग्जांपल ले लो, अदरक का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तुम गार्लिक का एग्जांपल ले लो, लहसुन का एग्जांपल ले लो, है ना। मतलब यार इंग्लिश और हिंदी में बोला है, अब तुम सोचो कि चार आठ आठ चीजें बता दी, नहीं, ऑनियन हिंदी में प्याज होता है, ठीक है, गार्लिक हिंदी में क्या, लहसुन हुआ, ठीक है, अब जिंजर हिंदी में अदरक हुआ। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी में बोला। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक न्यू फॉर्मेशन होती है इन बॉडी में फॉर्मेट, इसको टाइप ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, इसको टाइप ऑफ हम बर्डिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको टाइप ऑफ हम एक बर्डिंग भी बोल सकते हैं। देखो बर्डिंग में भी हमारे पास यहाँ से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, सेम चीज हमारे यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हो रही है, यहाँ पर भी हमारे पास एक नया इंडिविजुअल क्या हो जा रहा है, फॉर्म हो जा रहा है। अब इस नए इंडिविजुअल से क्या हो रहा है कि देखो जो बर्डिंग होती थी, ये जो प्लांट फॉर्म हो रहा है, यही एक नया इंडिविजुअल बन जाता था। लेकिन हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये जो प्लांट फॉर्म हो रहा है, एक नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा, लेकिन ये प्लांट ही नया इंडिविजुअल क्या करेगा, क्रिएट करेगा, नया इंडिविजुअल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास सेल डिवीजन। क्या था हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास सेल डिवीजन। अब इसमें हमारे पास क्या है, मीटोसिस और मायोसिस, ठीक है, मियायोसिस। अब मीटोसिस क्या होता है, मीटोसिस हमारे पास रिप्रोडक्शन के वक्त टू क्या करेगा, आइडेंटिकल डॉटर सेल हमारे पास दे देगा। ठीक है, और जो हमारे पास मियोसिस है वो क्या करेगा, हमारे पास फोर योर लिख रहा हूं फोर हमारे पास डॉटर सेल पकड़ा देगा। कितने, 4 डॉटर सेल पकड़ा देगा। लेकिन उन 4 डॉटर सेल्स में क्या होगा, जो उनके क्रोमोसोम्स होंगे, क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, वो हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको डीपली समझना है तो देखो एक नई सीरीज आने वाली है जिसमें तुम्हारे को साइंस के बारे में हर एक टॉपिक, क्या साइंस का हर एक टॉपिक एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे को क्लास 10th के हिसाब से समझाया जा रहा है, रटाया नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है कि क्या चीज किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो मेल हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और में क्या चीज है, और हमारे पास एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज है। देखो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारे पास है कि जब भी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें 2 इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें एक जो है वो होगी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट और दूसरी जो है वो होगी मेल की इन्वॉल्वमेंट। फीमेल में हमारे पास होते हैं XX क्रोमोसोम्स और जो मेल होता है उसमें हमारे पास होते हैं XY क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब फीमेल और मेल में XY और XX क्रोमोसोम्स होंगे तो उसमें क्या है, मान लो हमारे पास फीमेल के XX क्रोमोसोम्स है और मेल के हमारे पास XY क्रोमोसोम्स है। अब जब इनकी मेटिंग होगी उससे आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो प्रोड्यूस होगा, वो अगर उसमें अगर इधर का X और इधर का X, ठीक है, XX ये वाले क्रोमोसोम आ जाते हैं तो हमारे पास जो आगे रिजल्ट आ रहा है वो एक गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास यहाँ पे फीमेल का X क्रोमोसोम और मेल का Y क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग में एक क्या आएगा, Y चाइल्ड आएगा, Y चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने अभी डिटेल में नहीं, बस थोड़ा समझना है। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि अगर रिप्रोडक्शन होती है तो किस क्रोमोसोम से हमारे पास रिजल्ट में गर्ल चाइल्ड आता है और किस क्रोमोसोम से हमारे पास रिजल्ट में बॉय चाइल्ड आता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन चीज है वो है टेस्टिस।
अब ये जो टेस्टिस है, इन्हीं में हमारे पास क्या होता है, इन्हीं में हमारे पास सेक्स हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन, जिन्हें बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन्स। अब जो टेस्टोस्टेरोन्स है वो मेनली ह्यूमन के जो बॉय है उसकी पवर्टी के दौरान काम करते हैं, ठीक है। अब उसकी पवर्टी के दौरान जो मेल सेक्स हार्मोन है वो काम करेंगे। अब जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में। सेम जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास क्या चीज दी गई है। अभी हमने समझा कि कैसे मेल मेल के जो सेक्स हार्मोन्स है वो कहाँ पर रिलीज होते हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ये समझेंगे कि जो ये डायग्राम है इसकी लेबलिंग समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो ये पार्ट है, अरे हाँ, जो ये पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट को बोला जाता है पेनिस, ठीक है। ये पार्ट मेनली मेल्स के दौरान किस चीज के लिए काम आता है, ये पार्ट मेनली मेल्स में स्पर्म रिलीज और साथ में यूरिन के काम आता है, ठीक है, यूरिन के काम आता है। सेकंड आता है हमारे पास यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा जो होती है ये यूरिन पाइप होती है, ये एक यूरिन पाइप होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है हमारे पास जो स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, जो हमारे पास टेस्टिस के बाहर की जो स्किन होती है उसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। फोर्थ जो यहाँ पर ये पार्ट तुम्हारे को दिख रहा है, तो स्क्रोटम हमारे पास ये वाला पार्ट था, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास टेस्टिस, जो ये पार्ट तुम्हारे को दिख रहा है उसको बोला जाता है टेस्टिस। अब यही पार्ट जो है स्पर्म जो है यही पार्ट कंटेन करता है, और साथ में सेक्स हार्मोन जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी यही पार्ट रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। जो मेन चीज़ थी वो हमारे को जो समझनी है, जो हमने ये देखना है कि मेल में सेक्स हार्मोन कहाँ पर रिलीज होता है, वो होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन्स में, ठीक है। सॉरी, टेस्टोस्टेरोन तो खुद सेक्स हार्मोन है, वो होता है हमारे टेस्टिस में रिलीज, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो चीज मैंने तुम्हारे को समझाई वही है। देखो, जो यूरेथ्रा है वो क्या करता है, कॉमन पैसेज एज सीमेन एंड यूरिन, ठीक है। जो स्पर्म होता है उसी के लिए ये जो यूरेथ्रा लाइन है, ठीक है, यूरेथ्रा लाइन है, और यूरिन के लिए ये जो यूरेथ्रा लाइन है टाइप ऑफ एक पाइप होती है, ठीक है। ये टाइप ऑफ एक पाइप होती है, ये पाइप ही दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है। किस चीज के लिए, स्पर्म के लिए, साथ ही साथ यूरिन के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास अगर तुम ध्यान दो तो हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, ठीक है। क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोक एस्ट्रोन, अरे सॉरी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जिसको हम चीज समझेंगे वो है हमारे पास एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझेंगे प्रोगेस्टेरोन को, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की तरह ही है प्रोगेस्टेरोन। अब देखो, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जो है इन दोनों को अगर हम साइड बाय साइड समझे तो ये दो क्या है, जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन है ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। अब फीमेल सेक्स हार्मोन्स है यानी कि ये दोनों हार्मोन्स ही फीमेल की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। ये दोनों हार्मोन्स ही किसकी ग्रोथ के लिए काम आते हैं, फीमेल की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। ड्यूरिंग किसी गर्ल की पवर्टी, जब कोई गर्ल अपने टीन एज में जस्ट एंटर हो रही होती है, या कोई भी बच्चा अपने टीन एज में जस्ट एंटर हो रहा होता है, तो उस एंट्रेंस पे हमारे क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो हिट करते हैं पवर्टी को। अब वही पवर्टी फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन की वजह से हिट होती है, और मेल्स में वही पवर्टी टेस्टोस्टेरोन की वजह से हिट होती है, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक विजिबल चेंज आ जाता है पर्सनैलिटी में गर्ल और बॉय की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे जो मेल जो है वो डोनेट करता है स्पर्म को, और फीमेल जो है वो क्या करेगी, वो स्पर्म को अपने, फीमेल के अंदर देखो एक एग होता है, यहां पर अगर तुम देखो, सॉरी, यहां पर एग होंगे, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो स्पर्म जो है एग पे जाएंगे। अब जो वो एग है वो हो जाएगा फर्टिलाइज, वो क्या होगा, वो हो जाएगा फर्टिलाइज। अब यहां पर जैसे अगर तुम देख लो, फीमेल का ये एग है, ठीक है, फीमेल का एग है, और जो मेल का स्पर्म है वो दोनों जाएंगे जाइगोट में। क्या जाएंगे, वो दोनों जाएंगे जाइगोट में, ठीक है। अब वो दोनों जब जाइगोट में जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, उससे फॉर्म हो जाएगा एक हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। अब जो वो एम्ब्रियो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जब वो एम्ब्रियो हमारे पास फॉर्म हो जाता है तो विद इन 9 मंथ्स, ठीक है, विद इन 9 मंथ्स का, विद इन
टू 3 मंथ्स हमारे पास एक नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वही चीज है अगर क्रोमोसोम जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम जो है मेल के होते हैं। ठीक है, अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम मिल जाए तो हमारे पास आगे जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा गर्ल चाइल्ड का। ठीक है, और वहीं अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम आपस में मिल जाए तो हमारे को जो आगे प्रोडक्ट है वो दिखेगा बॉय चाइल्ड का। ठीक है, बॉय चाइल्ड का। अभी काम कैसे करेगा? काम मेनली ऐसा करेगा कि मेल जो है स्पर्म डोनेट करेगा फीमेल में। अब फीमेल में जो स्पर्म डोनेट करेगा तो फीमेल में जो एग है, एग और स्पर्म दोनों जाएंगे जाइगोट के पास, और जाइगोट जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज। ठीक है, अब जब जाइगोट फर्टिलाइज हो जाएगा वो फॉर्म कर देगा एम्ब्रियूज को। ठीक है, अब जब एम्ब्रियूज को जब एम्ब्रियूज को फॉर्म कर देगा क्या? एम्ब्रियूज को फॉर्म क्या करेगा? जाइगोट। अब जब एम्ब्रियूज को फॉर्म कर देगा तो विद इन अ फ्यू टाइम, कुछ ही समय बाद हमारे पास क्या दिख जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब वो जो इंडिविजुअल है उसका जो सेक्स होगा, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्रोमोसोम्स में। किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्मली समझा कि किस प्रकार से ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब भी किसी फीमेल में, जो हमारे पास जो अभी हमने समझा कि जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, फॉर्मेशन का काम होता है, अगर वो किसी फीमेल के अंदर टेक प्लेस नहीं करता है तो वो क्या होता है? जो एग होता है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अब जब उस एग का ब्रेकडाउन शुरू होगा तो उसमें क्या होगा कि जो एग का ब्रेकडाउन शुरू होगा वो कॉज करेगा ब्लीडिंग को। ठीक है, कॉज करेगा ब्लीडिंग को। और हर एक फीमेल में आफ्टर हिटिंग द पवर्टी, ठीक है, यानी कि लगभग टीनेज के मिड जैसे में हर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा किसने 28 डेज बाद शुरू होगी। हमेशा हर महीने के 28 दिन बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, हर महीने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा क्या समझे थे? फर्टिलाइजेशन में अगर हम थोड़ा सा ये समझे कि फर्टिलाइजेशन चलती कैसे है ह्यूमन बॉडीज के अंदर। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज समझी हमने? समझी मेल सेक्स हार्मोन के बारे में, जो कि था हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और हमने समझा फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में, जो कि था हमारे पास था एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों क्या थे? ये थे फीमेल सेक्स हार्मोन। अब क्या होता है? जो मेल होता है अपने डक्ट से स्पर्म डोनेट करता है टू फीमेल डक्ट। फीमेल डक्ट क्या होता है? वेजाइना में वो स्पर्म डोनेट जब करेगा तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी? जो वेजाइना में स्पर्म आएगा और एग है वो दोनों जाएंगे जाइगोट के पास, और जाइगोट के बाद उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज की? एम्ब्रियूज की। अब जब उसमें फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियूज की तो उससे क्या होगा कि विद इन सम टाइम क्या आ जाएगा? एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ये सारी चीजें समझी हमने किस चीज में? हमने ये सारी चीजें समझी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस में। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? अब हम मेनली समझेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ टू अवॉइड द प्रेगनेंसी फेज। ठीक है, ये चीज हमारी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब इस चीज के बारे में हम अगर इस डायग्राम से समझे तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं, या ये बोल दे कि हमारे पास तो कुछ चीजें होती है, जिसमें नंबर 1 हमारे पास होते हैं कॉन्डम, सेकंड हमारे पास होते हैं इंट्राट्यूटिव डिवाइसेस, थर्ड हमारे पास होते हैं स्पर्मिसिड्स। ठीक है, और हमारे पास कुछ पील्स भी होती है। क्या होती है? पील्स इन द सेंस मेडिसिन्स। ठीक है, अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। अब देखो, ये सारी चीजें किस चीज के लिए काम आती है? ये सारी चीजें काम आती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इस चीज के काम आती है ये सारी चीजें। इन सभी को बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
अब हमारे पास कुछ ऐसी पील्स भी होती है, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमारे पास एक ऐसी पील्स भी होती है कि अगर बाय चांस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर अगर हमारे पास जो प्रेगनेंसी वाला फेज है वो आ जाता है, तो उस चीज को वो पिल्स अवॉइड कर सकती है, उस चीज को वो पिल्स अवॉइड करवा देती है। तो हमारे पास जस्ट 2-3 चीजें हैं जो चीज हमने याद करनी है, जो कि इस डायग्राम में तुम्हारे को भरपूर तौर पर दिख गई होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारे को इस डायग्राम में पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन पॉइंट्स को जस्ट तुम नोट कर दो। क्या कर दो? उस पॉइंट्स को जस्ट तुम नोट कर दो। ये अब इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, ये क्लास 10th के हिसाब से इतना काफी है। और अगर इससे ज्यादा अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा जो है सिलेबस से बाहर चले जाएगा। डिटेल में समझाने के लिए मैं तुम्हारे को समझा सकता हूं, लेकिन वो जो है चीज सिलेबस से बाहर चली जाएगी और वेस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगी। अभी हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, नॉलेज वाली सीरीज अभी अभी जस्ट शुरू हो जाएगी 1-2 महीने के अंदर, जिसमें तुम्हारे को हर एक चीज की डिटेल में क्या बताई जाएगी, डिटेल में उस चीज के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल क्या बात है, अभी नॉर्मल बात यह है कि अभी हम खत्म कर रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, और 2-3 महीने बाद हम एक नई सीरीज लाएंगे जिसका नाम होगा नॉलेज सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th के जो भी बेसिक चीजें हैं उनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि वो चीजें जो है तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार से बैठ जाए कि तुम अगर आगे भी किसी चीज को अपने साथ जो है कंटिन्यू करना चाहो तो उस चीज में तुम्हारे को कोई दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो तुम्हारे क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे क्लियर है। ठीक है, तो 2-3 महीने बाद आ सकती है नॉलेज सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले हमने एसेक्सुअल में पढ़ा, तो एसेक्सुअल में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास बस ये था कि मोइबा कैसे वर्क करता है, हाइड्रा कैसे वर्क करता है। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए तो हमने वहां पर एनिमल और ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। अब एनिमल और ह्यूमंस की जो रिप्रोडक्शन की मेथड है वो लगभग लगभग सेम है। वो क्या है? लगभग लगभग सेम है। अब जाके हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और जैसे हमने ह्यूमंस का समझा कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वैसे हम प्लांट्स का समझते हैं। देखो, प्लांट्स में ज़्यादा कुछ ऐसे समझने वाली बात नहीं है। जो चीज़ अगर तुमने ह्यूमंस के बारे में समझी होगी ना, कि जैसे मेल अगर स्पर्म डोनेट करता है और फीमेल में जो है जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से चाइल्ड फॉर्म होता है, बस उसी प्रकार से इधर थोड़ा बहुत इधर ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक चीज़ होती है, उसे कहता है पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन कैसी होती है ना, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म डोनेशन होती है ना, वैसे ही प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे एंथर और फिलामेंट है, ये है ना एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये दोनों को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है मेल पार्ट। क्या? मेल पार्ट ऑफ किसका? प्लांट का। ठीक है, और ये है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी ह्यूमन फीमेल में भी होती है ना, और इसमें भी है। अब ये 3 चीज है, ये इसको माना जाता है क्या? फीमेल पार्ट। क्या? फीमेल पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये मेल पार्ट्स है, ये क्या करेंगे? ये जो है पोलन रिलीज करेंगे। अब ये जो पोलन है ये रिलीज हो करके थ्रू डस्ट या थ्रू बीज वगैरह, बीज इन द सेंस जो मधुमक्खियां होती है ना, या फिर तितली वगैरह के वजह से ये क्या होता है, ये चले जाता है हमारे स्टिग्मा की तरफ। यानी कि जो पिस्टल है, पिस्टिल बोला जाता है हमारे फीमेल पार्ट को, और स्टैमिन बोला जाता है हमारे मेल पार्ट को। अब जो स्टैमिन है वो मेनली क्या करता है? पोलन रिलीज करता है। ठीक है, स्टैमिन मेनली पोलन रिलीज करेगा। ठीक है, अब जब पोलन रिलीज होगी तो वो क्या होगा कि स्टैमिन से पिस्टिल में जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं चले जाएगा, या तो वो थ्रू विंड जाएगा। और विंड से क्या होता है? विंड से वो काफी बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो विंड से चले जाए। इसलिए मेनली जो बटरफ्लाइज होती है और बीज होती है, जो कि इनका रस चूसती है, ठीक है, इनका जूस कंज्यूम करती है, वो क्या करती है कि जब वो इन फ्लावर्स का जूस कंज्यूम करती है तो उनके पंख या उनके पाँव में जो है स्टेमन से पोलन लग जाता है। अब जब उनके पंख या पाँव में स्टेमन से पोलन लग गया तो वो पोलन क्या करता है? वो एज अ स्पर्म एक्ट करता है। क्या? एज अ स्पर्म एक्ट करता है। जैसे ह्यूमंस में एज अ स्पर्म होता है ना, वैसे ही प्लांट्स में पोलन होता है, वो एज अ स्पर्म एक्ट करता है। अब वो क्या करेगा? वो करेगा जो तितलियों के पंख या फिर मधुमक्खियों के पैरों पे जो भी पोलन लगा होगा, वो जो पोलन है
उन इंसेक्ट्स के द्वारा चला जाएगा पिस्टिल के पास। अब जो इंसेक्ट्स के द्वारा पिस्टिल के पास चला गया, तब क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, न्यू फ्लावर की, न्यू फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फ्लावर की फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? अब देखो, अगर कोई फ्लावर, हम मेनली यही देखते हैं ना कि गुलाब का फूल हो गया, नहीं, अगर कोई भी सब्जी या कुछ भी जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में फ्लावर फॉर्म में होती है, फ्लावर फॉर्म में होती है। कोई भी सब्जी है या फ्रूट है, सबसे पहले फ्लावर फॉर्म में आता है। अगर वो फ्लावर फॉर्म में आएगा ही नहीं तो वो उग ही नहीं पाएगा। इसलिए मधुमक्खियां और तितलियां जो होती है वो एक बहुत बड़ा हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर में, ठीक है। अब जैसे ही फ्लावर आता है, फ्लावरिंग के बाद हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल का जो है ऑकरेंस हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास, वापिस इसको समझते हैं, स्टेमन में क्या होगा, स्टेमिन जो है उधर होगा हमारे पास पोलन, ठीक है। पोलन जाएगा विंड, बटरफ्लाई या जो भी ऐसे इंसेक्ट्स है जो कि जूस कंज्यूम करते हैं फ्लावर का या फिर फ्लावर पे घूमते हैं, उन इंसेक्ट्स के द्वारा वो जो पोलन है वो चले जाएगा स्टिग्मा या सॉरी पिस्टिल में, जो कि है क्या, फीमेल पार्ट ऑफ दी प्लांट, ठीक है। अब जब वो पिस्टिल में चले गया तब उससे क्या होगा, उससे फॉर्मेशन हो जाएगी न्यू फ्लावर्स की, न्यू फ्लावर्स की। अब जब फ्लावर्स की फॉर्मेशन है तो फ्लावर्स क्या होता है, अगर फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं है तो वेजिटेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो है कुछ इसी प्रकार से हमारा जो है फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है। अब इससे क्या होगा कि न्यू फ्लावर्स की न्यू फ्लावर्स फॉर्म होंगे। अब उससे जब न्यू फ्लावर फॉर्म होंगे, न्यू फ्लावर फॉर्म होंगे, उसमें भी सेम चीज होगी, क्या होगी, उसमें भी सेम चीज होगी। जब उसमें सेम चीज होगी तो वो और फ्लावर्स बनाएंगे। अब उन फ्लावर्स में सेम चीज होगी, जब उनमें सेम चीज होगी तो वो और फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये बोला जाता है कि नेचर जो चीज है वो खुद कर देती है, ठीक है। नेचर ने जो चीजें बनाई हैं वो सारी चीजें बैलेंस करने के लिए ही बनाई है। अगर हमारे यहाँ पर मधुमक्खियां या तितलियां नहीं होगी ना तो बहुत सारे प्लांट्स में जो है फ्रूट लगना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में पॉलिनेशन ही नहीं होगा। वो पॉलिनेशन हमारे को मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। हमने समझा कि किस प्रकार से ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होती है, क्या चीज होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या चीज किस प्रकार से होती है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी के साथ हम, हाँ, चलो, जो फर्टिलाइजेशन है वो भी सेम प्रोसेस है। ये जो है ये पार्ट्स थे। अब ये जो पार्ट्स है ना, ये सारे पार्ट्स है, लेवल डायग्राम था। इसी डायग्राम में मैंने तुम्हारे को फर्टिलाइजेशन भी समझा दिया। यानी कि देखो, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन लगभग सेम चीज है। क्या है, लगभग सेम चीज है। किस प्रकार से, अब देखो, पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस हुआ, पॉलिनेशन वो प्रोसेस हुआ जिसमें कि पोलन छोड़ा गया, और मतलब स्टेमन से पोलन छोड़ा गया और पोलन जो है पिस्टिल में गया, उस प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलिनेशन। अब उस प्रोसेस से जब आगे फ्लावर बनेंगे, क्या, उस प्रोसेस से जब आगे फ्लावर बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर होगी, उसको बोल दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स, ठीक है, सिंपल, ठीक है। उस चीज से जो आगे फ्लावर बनेंगे उस चीज को नॉर्मल बोल दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अब देखो, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। आधे घंटे के अंदर हमने चैप्टर खत्म किया। जो भी मेन चीजें थी वो हमने ढंग से पढ़ ली, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम गए नहीं, क्योंकि क्लास 10th का अभी सिलेबस खत्म हो रहा है, सिलेबस खत्म हो रहा है, ना कि अभी नॉलेज वाली सीरीज चल रही है। जैसी नॉलेज वाली सीरीज आएगी उसमें एक एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी, एक एक चीज। जैसे इधर हमने आधे घंटे के अंदर फ्लावर क्या भी समझ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल भी समझ लिया, लेकिन उस नॉलेज सीरीज में हम आधे से एक घंटे के अंदर सिर्फ फ्लावर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। एंड में शो हो रही है स्लाइड्स, जो कि है हमारी क्वेश्चन आंसर्स की। अगर चाहते हो, अगर सही में चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तो कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लो और अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको तुम कर लो। अगर तुम्हारे को वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो सही नहीं लग रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। कमेंट करने से सिंपल है कि मेरे को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे को क्या चीज समझ नहीं आ रही है और मेरे को किस जगह पर इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। और वहीं अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा डाउट है जो सॉल्व नहीं हो रहा, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। और बायो में जा करके, जो चैनल की बायो है उसमें जा करके व्हाट्सएप चैनल का भी एक लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे ना, डाउट्स, वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। जस्ट तुमने क्या करना है, कमेंट करना है। इसी के साथ कमेंट में लिख दो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।